नमस्कार मेरे शेर न्यूज़, स्वागत है तरी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम साइंस के वैसे प्रश्न को करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। अगर इस वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आया मेरे दोस्त तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे दोस्तों। आज हम दोस्तों साइंस का दूसरा पार्ट आप लोगों की किताब सामने देख रहे होंगे। इसके झा समान विज्ञान की बुक है। इस बुक का फिजिक्स का हम लोग 1 से लेकर 10 चैप्टर तक पहला पार्ट में हम लोग जो भी प्रश्न थे उस सारे प्रश्नों को मैंने किया था। और आज दूसरा पार्ट यानी कि 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं मेरे दोस्तों, सारे प्रश्नों को आज के वीडियो में ख़त्म करने वाला हूं मेरे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के पास अगर आपके पास 1 मिनट का समय है तो ज़रूर शेयर कर दे। चलिए दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कहलाता है मेरे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाता है। बोल रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है मेरे दोस्तों। क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि डॉट डॉट में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आ जाती है। किसके साथ, डॉट डॉट में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो क्षेत्रफल के साथ, क्षेत्रफल अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डाले गए दबाव में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कमी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं कौन सी दिशा में, नीचे की ओर, विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर की समान दिशा में। तो उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा यानी कि बॉल। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जहाज़ों की गति में वृद्धि के डॉट डॉट पर नियम आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि जो है किस नियम पर आधारित है, तो आर्किमिडीज का नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहला हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए बोल रहा है ऊपरी प्रणोद और भार डॉट डॉट में प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी प्रणोद और भार किस में प्रयुक्त होते हैं, तो विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलिए। बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का तरल पदार्थ, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। आगे बोल रहा है एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है, तो उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्त, उत्क्षेप बल। उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उत्क्षेप बल मेरे दोस्तों हो जाएगा। चलिए आगे। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या हो जाएगा। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भर देते हैं और बर्फ़ जब पूरी तरह से पिघल जाएगी यानी गल जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो जल स्तर पूर्व स्तर पर रहेगा, यानी कि जितना पहले था उतना ही रहेगा मेरे दोस्तों, ज़्यादा नहीं होने वाला है। आगे बोल रहा है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या हो जाएगा, तो वस्तु के भार से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि कोई वस्तु डूब रही है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहा है किसी भी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। किसी भी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाएगा, तो उत्क्षेप बल कहलाएगा। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल उत्क्षेप बल कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, तो दोस्तों जिसका घनत्व कम होगा वो पानी पर तैरने लगेगा। तो बर्फ पानी पर तैरती है क्यों, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। कम होता है तभी तो वो तैरेगी ऊपर जाकर। बोल रहा है चांदी का घनत्व 10.8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर है और पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम पर मीटर है, तो चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा, तो 10.8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.8। आगे चलिए। सापेक्ष घनत्व डॉट डॉट के बराबर है, तो सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है, तब पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। बोल रहा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो डूब जाएगी। बिल्कुल बात सही कह रहा है। बल अगर उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होगा तो डूब जाएगी। फिर बोल रहा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो तैरती है। बिल्कुल, अगर अधिक रहेगा तो तैरेगी, कम रहेगा तो डूब जाएगी, दोनों सही है। फिर बोल रहा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। नहीं, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। तो बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, तो 15 का कैट हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या हो जाएगा, तब वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा, तभी वो वस्तु पर तैर रही है मेरे दोस्तों। चलिए आगे क्या बोल रहा है, जब एक पिंड को किसी भी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबो दिया जाता है तो उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, तो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, तो यह आर्किमिडीज का नियम द्वारा स्पष्ट होता है मेरे दोस्तों। 17 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है। सीजीएस प्रणाली में विकृति का इकाई क्या है, तो विकृति का इकाई सीजीएस प्रणाली में नहीं होता है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई इकाई नहीं। आगे बोल रहा है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो कोशिका क्रिया यानी कि कैपिलरी क्रिया के कारण सोखता है मेरे दोस्तों। आगे चलिए, बोल रहा है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है, ऐसे ही बोल सकता है कि एक पानी का बूंद गोलाकार क्यों होता है, तो गोलाकार किस तरह कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। तो वही बोल रहा है एक द्रव की बूंद समायोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इस घटना को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। बोल रहा है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। तो अभी तो मैं बताया कि जल का गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होगी, तो जल का पृष्ठीय तनाव कारण कि पृष्ठीय त्वरण के कारण। आगे चलिए, बोल रहा है एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से द्रव भरा है। ठीक है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। तो निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़ते हैं, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे क्यों उठता है। बिल्कुल, कौन सा कथन सही बोल रहा था, तो सही पहला ही मेरा कथन है। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे क्यों उठता है, तो बिल्कुल कथन एप्पल मेरा सही हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, 23 को क्या हो जाएगा। 23 बोल रहा है कि उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया है, तो उत्प्लवकता का सिद्धांत कौन दिया है या नियम कौन दिया है, तो आर्किमिडीज दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 23 का कैट हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो कौन सा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नीचे दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो पढ़िए, सी वाला ऑप्शन पढ़िए, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24 का कैट हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा कहाँ होता है, तो उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समानुपाती होता है। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समानुपाती होता है। 25 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। तो अभी कितना बार क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कौन सा राइट क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 का कैट हो जाएगा। आगे चलिए, जब किसी भी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबो दिया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करती है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है। बिना भंजन के यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है, तो सुघटपयन कहलाती है। क्या, सुघटयपन। ठीक है, सुघटयपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे बोल रहा है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डॉट डॉट पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करेगा, तभी तो मैं बताया था दोस्तों, घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर, घनत्व पर निर्भर करेगा। आगे बोल रहा है कि उत्प्लावन बल का डॉट डॉट द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का क्वेश्चन के पीछे वाला कौन सा क्वेश्चन था, उत्प्लावन बल का परिमाण पूछ रहा था, द्रव के किस पर निर्भर करता है, तो घनत्व पर। तो यहाँ भी वही पूछ रहा है, उत्प्लावन बल का डॉट डॉट द्रव के घनत्व आयतन पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमाण। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन दोनों पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बोल रहा है कि दाब की बीमा सूत्र क्या है। दाब का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों,
बॉल हो जाएगा ml इन्वर्स 1 और t इन्वर्स -2, ml इन्वर्स 1 और t इन्वर्स -2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जो है से जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार का होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के कील का घनत्व से ज़्यादा है, इसीलिए जो है से वो डूब जा रही है, और कॉर्क का घनत्व जो है से पानी के घनत्व से कम है, इसलिए वो तैर रही है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि दाब को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित करते हैं। तो दाब को प्रनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। आगे चलिए दोस्तों। बोल रहा है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, तो पानी का घनत्व 10 के पावर क्यू 10 kg/मीटर है, तो ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो अभी क्वेश्चन को पीछे कराया था मेरे दोस्तों, 10.8 गुना 10 के पावर क्यू kg/क्यू। चलिए आगे दोस्तों क्या बोल रहा है? घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व। आगे चलिए। बोल रहा है कि दबाव को डॉट डॉट से मापा जाता है, तो दबाव को किससे मापा जाता है? तो बल गुना क्षेत्रफल से मापा जाता है। दबाव को किससे मापा जाता है? तो बल गुना क्षेत्रफल से। आगे चलिए। बोल रहा है कि किसी भी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? यदि क्षेत्रफल कम है मेरे दोस्त तो दाब अधिक होगा, और अगर क्षेत्रफल अधिक होता तो दाब क्या होता? कम होता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं तो इससे दाब क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने बताया था कि क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बोल रहा है कि किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए तो पानी में डूब जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है? तो अदिश राशि इनमें से कौन सा है? तो दाब जो है मेरे दोस्त से अदिश राशि है, बाकी विस्थापन बल और संवेग जो है सदिश राशि है। दोस्तों अदिश राशि का मैंने एक ट्रिक का वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है और बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों आगे बोल रहा है दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को प्रनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, प्रनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। चलिए आगे क्या बोल रहा है? एकांक पदार्थ के घनत्व को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एकांक पदार्थ के घनत्व का भी हम क्या बताए थे दोस्तों? तो द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन मेरा क्या होता है? घनत्व। तो वही तो पूछ रहा है कि घनत्व को किसके रूप में परिभाषित करते हैं? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन की द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व मेरे दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। आगे बोल रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या हो जाता है? तो जब ठोस जो पिघलता है मेरे दोस्त इसका तापमान कोई परिवर्तित नहीं होता है, जो पहले है वही बाद में भी रहेगा। चलिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है? जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाता है? बोल रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ जाती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर गहराई बढ़ेगी तो तरल द्वारा डाला गया दबाव भी बढ़ जाएगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र का ही मैंने बताया था मेरे दोस्तों, दाब कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दाब कहा जाएगा। दाब बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? अभी बताया था। दाब बराबर क्या हो जाएगा? उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हो जाएगा? उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। आगे चलिए। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव किसके बराबर होता है? तो बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बोल रहा है एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो है घनत्व का अनुपातिक होगा मेरे दोस्तों। किसके? घनत्व के अनुपातिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। बामन और मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का घनत्व क्या है मेरे दोस्तों? तो 1000 किलो पर घन मीटर। कितना? 1000 किलो पर घन मीटर पानी का घनत्व है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल जो है आकाश में तैरते हैं? किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण यानी कि निम्न घनत्व के कारण बादल जो है आकाश में तैरते रहते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है?
किसी भी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या है? तो अभी बताए थे मेरे दोस्त, अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। किसी भी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या है? तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चलिए आगे चलते हैं। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होगी? तो गैस में होगी मेरे दोस्तों। किसमें? गैस में। और सबसे कम बोलेगा किसमें होता है? तो ठोस में हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए, बल्कि अधिकतम पूछ रहा है तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर गैस हो जाएगा। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? तो ठोस कहते हैं मेरे दोस्तों। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण, आणविक इसको लिखना चाहिए था लेकिन आणविक लिखा है, आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है तो ठोस की। चलिए आगे बोल रहा है, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है कि सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कि सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, नहीं, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश घट जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बॉल हो जाएगा। यानी कि हमको गलत पूछ रहा था तो गलत कौन सा है? 57 क्वेश्चन का राइट नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु को पानी में डुबो दिया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इस बल को, जब किसी वस्तु को पानी में डुबो दिया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, उस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। ये क्वेश्चन कितने बार पीछे में पढ़ा है अभी। आगे बोल रहा है कि इनमें से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो देखिए, हाइड्रोमीटर की पनडुब्बी की लैक्टोमीटर की ओडोमीटर। तो ओडोमीटर मेरे दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी हाइड्रोमीटर जो है, पनडुब्बी है, लैक्टोमीटर है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही है? बोल रहा है कि द्रवों के विसरण की दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है। तो बोल रहा है कि नहीं, द्रवों के विसरण की दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, तो नहीं। फिर बोल रहा है कि गैसों के विसरण की दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। गैस जो है से जल्दी फैलेगा कि ठोस या द्रव फैलेगा? तो सबसे जल्दी गैस फैलेगा मेरे दोस्तों। तो विसरण की दर सबसे अधिक किस में होगी? गैस में होगी, इसके बाद द्रव में होगी, इसके बाद ठोस में हो जाएगी। चलिए दोस्त, बोल रहा है वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है। गैस के अणुओं का पात्र के दीवार से चिपक जाना, कि गतिज ऊर्जा का क्षय होना, का दीवार का और त्वरित होना, कि दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन। क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है। गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है। आगे बोल रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अभी तो मैंने बताया था मास बटा द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो घनत्व हो जाएगा। आगे बोल रहा है एक आदर्श तरल पदार्थ, एक आदर्श तरल पदार्थ क्या है? बहुत श्यानपूर्ण है, कि न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है, कि ये विद्युत प्रवाह में माना जाता है, कि घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो एक आदर्श तरल पदार्थ जो है से घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। क्या? एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डॉग हो जाएगा। दोस्तों, 11 नंबर टॉपिक का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन था, 63 क्वेश्चन थे 11वां नंबर चैप्टर में, मैंने टोटल क्वेश्चन को करा दिया है। चलिए बरामद टॉपिक के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अभी तक आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर दोस्तों के पास शेयर कर दें। आप लोग से इतना तो आशा मैं कर ही सकता हूँ, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता भाषा जाती है, नहीं, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता वो बोलता कि मापी जाती है किसमें? तो वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किसमें मापी जाएगी? तो टन में मापी जाएगी। किसके? तो वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किसमें मापी जाएगी लिखना चाहिए, तो भाषा जाती है। गलती यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? मापी जाती है। किसमें? टन में। आगे बोलिए, कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है? तो ताप की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन, यानी कि के हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन ... के द्वारा होता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि दाब विद्युत प्रभाव में विद्युत का उत्पादन जो है से किसके द्वारा होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन जो है से दाब के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? दाब हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है?
आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य है तो सूर्य का हम लोग ताप मापेंगे तो किस यंत्र के द्वारा मापेंगे, तो पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। क्या, पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मांगे, कितना तापमान माप सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। आगे चलिए क्या बोल रहा है, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो अभी तो मैंने बताया था सूर्य का ताप किसे मापेंगे, तो पायरोमीटर तापमापी यानी कि उच्च तापमापी भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बोलते हैं। सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होंगे, तो जल का क्वथनांक बड़ा अक्षर है तो 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक छोटा अक्षर है तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक और हिमांक का क्रमशः रेशो पूछ रहा है, तो क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक कितना 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों अनुपात में है। आगे बोल रहा है कि पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान कितना है, तो पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान अनंत होता है। कितना, अनंत होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक अच्छे ताप रोधक में डॉट डॉट ताप चालकता होती है। एक अच्छे ताप रोधक में डॉट डॉट ताप चालकता होती है कितना, तो निम्न ताप चालकता होती है। एक अच्छे ताप रोधक रहेगा ना तो उसमें निम्न ताप चालकता होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कौन सी एक सतहीय घटना है, कौन सी एक सतहीय घटना है, तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है से एक प्रकार की सतहीय घटना है। आगे चलिए। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक हो जाएंगे, माने कितना तापमान हो जाएगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर हो जाएंगे, तो -40 डिग्री। क्या, -40 डिग्री। इसमें कुछ लगा नहीं रहता है मेरे दोस्त, इनकी फ़ारेनहाइट सेल्सियस कुछ भी नहीं, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। आगे बोल रहा है कि न्यूनतम संभव ताप कितना है, तो न्यूनतम संभव ताप कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस है। आगे चलिए। निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है, तो बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से कौन से होता है, तो निम्न ताप और निम्न दाब। क्या, निम्न ताप कम टेम्परेचर भी होना चाहिए और कम प्रेशर भी होना चाहिए, निम्न ताप और निम्न दाब। चलिए आगे चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या होता है, तो किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या हो जाएगा, दाब बढ़ने पर बढ़ेगा। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान, दबाव अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं नीचे से तो प्रेशर बढ़ाने पर उसका तापमान भी बढ़ते जाएगा। आगे बोल रहा है कि कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन जो है सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तो कौन, सोलर सेल। सोलर सेल जो है सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, तो सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस मेरे दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में हम कुछ खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो कितना तापमान पर आता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे है। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। गाड़ी के रेडिएटर है उसमें जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है, तो उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या, उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण हम लोग गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग करते हैं। आगे बोल रहा है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। जब स्थिर ताप रहा है तो गैस का आयतन हम कम कर देंगे तो उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल। तो आप लोग देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन में क्या विद्युत का सुचालक है, विद्युत में लाइन जा सकता है उसमें चीनी की मिट्टी के बर्तन में, नहीं ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 20 का एप्पल हो जाएगा, चीनी मिट्टी का बर्तन। आगे बोल रहा है। डॉट डॉट उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी भी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। चलिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। देखिए प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। बॉल वाला ऑप्शन में जो है सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बॉल हो गया। बोल रहा है कि डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो ऊष्मा के कुचालक कौन से होते हैं। देखिए पीबी
और Hg, तो Pb में क्या हो गया शीशा, Hg मतलब क्या हो गया पारा। तो उष्मा कुचालक होते हैं, तो उष्मा का कुचालक कौन कौन होते हैं, तो शीशा और पारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, एप्पल हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाएगा, तो थर्मिस्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मिस्टर। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, तो सौर कुकर के अंदर का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। कैसा, काला। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। वह तापमान क्या कहलाएगा जब एक ठोस वस्तु को वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाएगी, तो उसे गलनांक कहते हैं हम लोग, क्या गलनांक कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबालना शुरू कर देता है। उबालना शुरू कर देगा तो उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। और जब पिघल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। किसी भी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है, तो निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, इनमें से सभी। तो अपेक्षित गुणधर्म जो है प्रशीतक का कौन सा है, तो क्वथनांक भी सही है, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, यानी कि 28 का डॉग हो जाएगा, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। किसमें, रेफ्रिजरेटर में। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अभी हम लोग डिग्री सेल्सियस में बताए थे कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चलिए। परम शून्य डॉट डॉट ताप को दर्शाता है। परम शून्य अभी हम बताए थे कितना, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप को दर्शाता है। आगे चलिए दोस्तों। क्रायोजेनिक डॉट डॉट को दर्शाता है। क्रायोजेनिक कैसा तापमान को दर्शाता है, तो कम तापमान को दर्शाएगा। कैसा, क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है, यानी कि निम्न तापमान। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो इस क्वेश्चन पीस आया था मेरे दोस्त, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि ऊन जो है सो ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा को अंदर ऊन जाने ही नहीं देता है मेरे दोस्तों, तो उसी कारण से ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित कर लेता है। क्या, अवशोषित कर लेगा। आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि नीचे एक कथन है ए और एक कारण आर दिया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। अभी कथन क्या है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, और कारण क्या है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। तो बात तो सही बोल रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ देते हैं, और कारण में दिया है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। हाँ, उसी कारण से तो छोड़ दिया जाता है थोड़ा सा फैल, क्यों, लोहा गर्मी में फैलता है, तो थोड़ा सा छोटा अंतराल हम जगह छोड़ देंगे तो फैल कर उस जगह में सेटल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए भी सही है, 2 भी सही है, यानी कि ए और बी सही है, और आर जो है ए की उचित व्याख्या है, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, 36 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है किस पर, तो पदार्थ का द्रव्यमान पर, विशिष्ट ऊष्मा पर एवं ताप की परिवर्तन दर पर। किस पर, पदार्थ के द्रव्यमान पर, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर। चलिए आगे देखते हैं। घाड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। घाड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ था मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव क्यों होता है, तो पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। पंखा जो हवा देता है उससे हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसी कारण हमको राहत अनुभव होता है। आगे बोल रहा है कि गर्मी सीधे डॉट डॉट से संदर्भित नहीं होती, किससे, तो थर्मल ऊर्जा की मापन से संदर्भित नहीं होती। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा की मापन से संदर्भित नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। किसी भी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, तो वाष्पीकरण की। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, तो वाष्पीकरण की क्रिया सबसे धीमी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ऊष्मागति का शून्यवा नियम यह बताता है, ऊष्मागति का शून्यवा नियम क्या बताता है? तो देखिए, जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ऊष्मागति का शून्यवा नियम क्या बताती है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डॉग हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? पढ़ते हैं हम लोग। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो कौन सा कथन सही है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, कि समान रूप से बढ़ता है कि समान रूप से घटता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बॉल, यानी कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा देंगे तो पहले घटेगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है? ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है न्यूनतम। क्या होती है? न्यूनतम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एप्पल, यानी कि न्यूनतम। आगे बोल रहा है कि पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। किसके लिए? पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, विकिरण के लिए। क्या? विकिरण के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकिरण हो गया। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह क्या है? जिसका तापमान हमको लिया जाना है उसे छुए बिना ही जिस उपकरण से उसका तापमान हम लोग माप सकते हैं वह क्या है? तो वह विकिरण है या अवरक्त पायरोमीटर है। विकिरण भी है और अवरक्त पायरोमीटर भी है मेरे दोस्तों। चलिए आगे क्या बोल रहा है? एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड क्या पहुंचते हैं? तो समान तापमान तक पहुंचते हैं। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड जो है समान तापमान तक पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर समान तापमान तक हो गया। एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं सममितीय। क्या? सममितीय प्रक्रिया कहते हैं उसे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? दाब एवं आयतन का गुणनफल पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के जोगफल को क्या कहते हैं? दाब एवं आयतन का गुणनफल एवं आंतरिक ऊर्जा यू के जोगफल को क्या कहते हैं? तो उसको एंथैल्पी कहते हैं। क्या? एंथैल्पी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 50वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? संघनन क्या है? संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। कोई चीज़ वाष्प है वो द्रव में अगर आता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? संघनन कहेंगे। आगे देखते हैं, पानी का बाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी का बाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पानी का बाष्पोत्सर्जन कैसी परिवर्तन है? तो ऊष्मा शोषी परिवर्तन है। कैसा? ऊष्मा शोषी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में क्या कह रहा है? उस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ऊर्जा का निर्माण केवल निर्माण किया जा सकता है। फिर बोल रहा है कि ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। और डॉग ऑप्शन में क्या कर रहा है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो सही हमको बोल रहा है ना, तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिकी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? तो थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। क्या? थर्मोडायनामिक्स। चलिए आगे चलते हैं। ऊष्मागति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? ऊष्मागति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करे? तो कौन सा नियम? दूसरा नियम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? कैलोरीमीटर तांबे का ही क्यों बनाते हैं हम लोग? क्योंकि तांबे का विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होता है। क्योंकि तांबे का विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है? निम्न होता है। इसीलिए कैलोरीमीटर जो है तांबे का हम लोग बनाते हैं। आगे क्या कह रहा है? उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्यतः माना जाता है? उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्यतः माना जाता है? यानी कि मानव शरीर का तापमान पूछ रहा है। तो देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जब मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। और केल्विन में बोलता तो कितना हो जाता है मेरे दोस्तों? 310 केल्विन। अगर सेल्सियस में बोलता तो कितना हो जाता है?
अगर यही तापमान को मेरे दोस्तों और केल्विन में पूछता तो कितना हो जाता 310 केल्विन। अगर सेल्सियस में पूछता तो कितना हो जाता 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बोल रहा है 273 केल्विन का मान क्या है, तो 273 केल्विन का मान कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना 0 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कौन तापमान का मात्रक नहीं है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, पास्कल। तो कौन तापमान का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पास्कल। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या है। T1 जो है दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 जो है शिमला में पानी का क्वथनांक है। तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या हो जाएगा, तो दिल्ली में पानी का क्वथनांक मेरे दोस्तों शिमला के पानी के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि T1 जो बड़ा होगा उससे किससे होगा, T2 से बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोल हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान अचर रहते हुए, टेम्परेचर की बात, जैसे ही तापमान की बात बोले तो क्या हो जाएगा बॉयल का नियम। क्या, बॉयल का नियम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो थर्मिस्टर जो है थर्मल रेजिस्टेंस होता है। क्या, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर थर्मल रेजिस्टेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं। दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है, तो दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा। तो दो गोले समान आकार के हैं, समान धातु के भी हैं, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है, तो दोनों को समान ताप पर गर्म करेंगे तो दोनों गोला क्या हो जाएंगे, समान फैलेंगे। दोनों गोला एक ही धातु के हैं और समान आकार के हैं, तो दोनों समान फैलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। बोला कि डॉट डॉट तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। डॉट डॉट तंत्र, कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो संवाहनी संबंधी। क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवाहनी। आगे है, द्रव और गैसों में ताप का अंतर किसके कारण होता है, मुख्य कारण क्या है, द्रव और गैस में ताप का अंतर किसके कारण होता है, तो संवाहन के कारण। अगर ठोस में पूछता कि ठोस में ताप का अंतर किसके कारण होता है, तो चालन के द्वारा, और द्रव और गैस में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा संवाहन के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य यह है कि ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊष्मा अंदर लेने और बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिए। समतापीय स्थिति में किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है क्या कार्य करने में, तो बाहरी कार्य करने में। कहाँ, बाहरी कार्य करने में। समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है बाहरी कार्य करने में। चलिए आगे देखते हैं। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल तापमान पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब आप क्या होता है, यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप क्या होता है, तब ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या, कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ऊष्मा इंजन कहा जाता है। क्या, ऊष्मा इंजन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सूचालक है। तो विद्युत आवेश का सूचालक कौन सा है, तांबा है मेरे दोस्तों। ऑप्शन के अनुकूल क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। आगे बोल रहा है एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मेरे दोस्तों कि इसका ताप स्थिर है। क्या, इसका ताप स्थिर है, इसलिए समतापीय प्रसार हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है, तो अनंत होती है मेरे दोस्तों। कितना होती है, अनंत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है। क्यों, वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो ठंडी क्यों हो जाती है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। क्या, ऊपर जाएंगे जब हम तो वायुमंडलीय दाब उधर कम होता है ऊपर, तो इसलिए प्रसार हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। क्यों, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। धातु जो है ऊष्मा के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संवहन किस में होता है, तो अभी मैंने बताया था ठोस में क्या होता है,
चालन के द्वारा। संवहन किस में होता है? द्रव और गैस में। संवहन तो किस में होगा? तो द्रव और गैस में हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तन में गुण, कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? खाना पकाने के बर्तन का गुण कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? निम्न विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए, उसका विशिष्ट ऊष्मा कम और उच्च तापीय चालकता। क्या? निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च तापीय चालकता हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण कैसे होगा? यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में हम गर्म करेंगे तब ऊष्मा का संचरण होता है, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक थर्मल फ्लास्क को भाली प्रकार पॉलिश किया जाता है। एक थर्मल फ्लास्क को भाली प्रकार पॉलिश किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बाहरी विकिरण परावर्तित करने के लिए। सभी बाहरी विकिरण क्या करने के लिए? परावर्तित करने के लिए हम पॉलिश करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 79 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान क्या होता है? जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होगा तो उसका माध्यम का तापमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो गया। एक तार को धीरे धीरे हम गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होगी यह पहले क्या होगा? यह पहले क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। एक तार को धीरे धीरे हम गर्म करते हैं तो जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है पहले क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा। एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह क्या है? यदि उसकी सतह श्याम एवं विषम है। क्या? यदि उसकी सतह श्याम एवं विषम है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। कौन? तो गैस। द्रव की अपेक्षा गैस जो है से अधिक प्रसार करती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? अभी हमने बताया कि सूर्य के ताप किससे माप सकते हैं? तो पूर्ण विकिरण उतापमापी से। किससे? पूर्ण विकिरण उतापमापी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से हम किसको मापन करेंगे? तो अपेक्षिक आर्द्रता का मापन करेंगे। किसका? अपेक्षिक आर्द्रता का मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उतापमापी जिसके द्वारा आप सूर्य का ताप भी माप सकते हैं तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। किसके नियम पर? स्टीफन का नियम पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है? कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक कौन सा हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या? ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा लकड़ी। आगे बोल रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। क्या? यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो तो गर्म करने से छेद का व्यास क्या हो जाएगा? तो गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ जाएगा। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार धातु का प्लेट जिसमें केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो तो गर्म करने पर छेद का व्यास क्या होगा? तो गर्म करने पर छेद का व्यास बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक कौन है मेरे दोस्तों? तो ग्रेफाइट है। क्या? ग्रेफाइट विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या आएगी? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को जब हम गर्म करेंगे तो उसके अणु की चाल जो होगा मेरे दोस्तों वो बढ़ते चला जाएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। क्या? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। आगे बोल रहा है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है, किसी वस्तु का ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्या? वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ताप में वृद्धि हो रहा है यानी कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। चलिए आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? कौन सा वैज्ञानिक थे जो सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ा को लेकर के आपस में दोनों को रगड़ करके घिस करके पिघला दिए थे? तो वैज्ञानिक का नाम क्या था मेरे दोस्तों? डेवी। क्या वैज्ञानिक का नाम था? डेवी। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
निम्नलिखित में से कौन सा सही है मेरे दोस्तों? तो पहला ऑप्शन देखिए W/Q बराबर J, कौन सा सही था? हाँ बिल्कुल, W/Q बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? J हो जाएगा, यानी कि W बराबर क्या होता है? QJ। तो J बराबर W/Q, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल है। चलिए आगे देखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस मेरे दोस्तों। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितनी डिग्री के बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? तो अभी क्वेश्चन मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाता है। आगे चलिए मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है? यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है, यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद क्या होता है? तो कार्य नहीं करता है। तो पारद कांच जो है नली थर्मामीटर में क्या होता है? पारद कार्य नहीं करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में किसका रेखीय प्रसार गुणांक ज़्यादा होता है, यानी कि उच्च होता है? तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और पीतल में किसका रेखीय प्रसार गुणांक ज़्यादा होगा? तो एल्युमिनियम का होगा मेरे दोस्तों। क्या? एल्युमिनियम का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं? टेम्परेचर में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या हो जाते हैं? तो मेरे दोस्तों घट जाते हैं। क्या? घट जाते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक आप शेयर नहीं कर पाते हैं यार, शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बोल रहा है कि किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है? तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसी कारण वह विद्युत का सुचालक रहती है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस में मैंने बताया था मेरे दोस्तों कि सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और केल्विन में बोलता था कितना हो जाता? 310 डिग्री केल्विन हो जाता है। कितना? 310 केल्विन। आगे चलते हैं। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान कितना हो जाएगा? दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी कहाँ है? मसूरी में जल का तापमान कितना हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने वाला मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है? स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या फिर ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, उसमें ऊष्मा की कुचालक होती है, उसमें लाइन भी नहीं जा सकता है दोस्तों। विद्युत का कुचालक भी और ऊष्मा की भी कुचालक होती है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होगा? मैंने बताया मेरे दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे चलते हैं। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो जल का आयतन क्या हो जाएगा? जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा? तो आयतन पहले कम होगा और इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 109 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें तो क्या हो जाए? मैं क्या बताया? यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा और फिर बढ़ना शुरू कर देगा। तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एप्पल हो जाएगा। 110 के बोल रहा है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है? नहीं, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है, ऐसा भी नहीं बात। गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। नहीं दोस्त, इनमें से कोई सा ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग डी मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाएगी तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी? शीशे की छड़ को जब हम लोग भाप में रखेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? अव्यवस्थित होती है, अपरिवर्तित रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है
जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को हम गर्म करेंगे तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कोटर का आयतन बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब किसी भी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है मेरे दोस्तों, फैलता है। क्या? पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण बोतल टूट जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाने का कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पाइप में जब पानी जमता है ना मेरे दोस्त, अभी पीछे बताया था, तो पाइप में पानी जमकर फैल जाता है, इसलिए पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। आगे चलते हैं। दो रेल पटरियों के बीच मध्य एक छोर पर छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? बोल रहा है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैल जाती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। बोल रहा किसी भी झील की सतह का पानी बस जमने भी वाला है तो झील के आधा स्थल में जल का तापमान क्या हो जाएगा? किसी भी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के आधा स्थल में जल का क्या तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा बोल रहा है 115 नंबर क्वेश्चन 17। बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर बर्फ़ नहीं जम पाती। झील की तली जो है वहाँ पर बर्फ़ नहीं जम पाती, इसी कारण मछलियाँ जीवित रहती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऊष्मा का संचरण की विधि क्या है? ऊष्मा के संचरण की विधि मैंने बताया था, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा और गैस और द्रव्य में संवहन के द्वारा होती है, और विकिरण के द्वारा भी होती है मेरे दोस्तों। तो उस ऊष्मा का संचरण की विधि क्या है? तो चालन, संवहन और विकिरण, यानी कि उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो कौन सी विधि में? तो चालन विधि में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा पाते। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो मैंने बताया अभी, द्रव और गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन विधि द्वारा होता है मेरे दोस्तों। क्या? संवहन विधि। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? विद्युत केतली है, इसमें पानी गर्म होता है किस विधि के कारण? तो संवहन के कारण। किसके कारण? संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के माध्यम से पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के माध्यम से पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से। किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? कि ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण विधि में। किस विधि में? विकिरण की विधि में हम लोग माध्यम आवश्यक नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वह कौन सी विधि है? तो विकिरण विधि, अभी बताया मेरे पीछे वाला क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है मेरे दोस्तों? चांदी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा द्रव्य में बोल रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से पारा हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। आगे बोल रहा है कि कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आयतन। आयतन मूल राशि नहीं है। आगे बोल रहा है एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के कारण इसका तापक्रम क्या होता है? एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के कारण इसका तापक्रम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होता है मेरे दोस्तों? बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन 129 कह रहा है परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक की गति क्या हो जाती है? रुक जाती है मेरे दोस्तों। परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक की गति रुक जाएगी। आगे बोल रहा है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त विकिरण। कौन सा विकिरण मेरे दोस्तों? अवरक्त विकिरण। आगे बोल रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? अगर धूप से बचने के लिए छाता का कैसा रंग होना चाहिए? तो कैसा रंग होना चाहिए? ऊपर में काला और नीचे में सफ़ेद।
ऊपर में काला रहने से क्या होगा मेरे दोस्तों, सारे ऊष्मा को शोषित कर लेगा काला रंग, और नीचे सफ़ेद वस्त्र पहनने से ठंडा नहीं बल्कि गर्म कम लगते हैं मेरे दोस्तों। क्या धूप से बचने के लिए छाते में रंग कौन सा सबसे उचित है, तो ऊपर में काला होना चाहिए और नीचे में सफ़ेद होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, ऊपर में काला रहेगा और नीचे में सफ़ेद रहेगा। 131 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है। चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगी, अधिक हो जाएगी मेरे दोस्तों। चांदी की उष्मा चालकता ज़्यादा होगा तांबे की उष्मीय चालकता से। बोलोमीटर एक यंत्र है जो किसको मापता है, तो बोलोमीटर एक यंत्र है जो उष्मीय विकिरण को मापता है। किसको, उष्मीय विकिरण को मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके जल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है, तो यह किस कारण से होता है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। क्या जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसी कारण से। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी। एक टेबल पंखे को अगर बंद कमरे में हम चलाएंगे तो कमरे की हवा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, गर्म हो जाएगी। कमरा बंद है तो हवा भी गर्म हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा जाएगा, तो समुद्र का पानी मेरे दोस्तों। समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाएगा, संवहन कहलाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाएगा, संवहन कहलाएगा। बोल रहा है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या करते हैं, काली त्वचा वाला जो इतना आदमी होता है मेरे दोस्तों उसको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो बोल रहा है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या करेंगे, तो अधिक गर्मी महसूस करेंगे। काला आदमी को ज़्यादा गर्मी लगता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बोलता है, बोल रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ताप का अंतर मुख्य रूप से चालन संवहन और विकिरण डॉट डॉट से होता है। किससे होता है, तो गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन संवहन और विकिरण से गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में होता है। आगे देखिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उपयुक्त सभी पर। इसका तापमान पर भी, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसी कारण सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना का दोपहर का हो जाता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो बोल रहा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। श्वेत वस्त्र पहनने से ठंडा में क्यों महसूस होती है, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। क्या, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है किनके पास, श्वेत वस्त्र के पास, तो उसे परिवर्तित करते जाते हैं, इसी कारण हमें शीतल महसूस होता है। आगे बोल रहा है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे शोधक होते हैं। ऊनी कपड़े जो हैं से ताप के अच्छे शोधक होते हैं, इसी कारण सूती वस्त्रों की अपेक्षा वह गर्म होते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उबालक पैदा होता है। किसके द्वारा अधिक उबाल पैदा होगा, तो किसके द्वारा, भाप के द्वारा। किसके द्वारा, भाप के द्वारा। आगे देखते हैं, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, या किसका नियम है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किसका नियम है, तो किरचॉफ का नियम है मेरे दोस्तों। किसके, किरचॉफ का नियम। आगे देखते हैं कि स्टीफन का विकिरण नियम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ई समानुपाती टी के पावर 4। स्टीफन का विकिरण नियम कौन सा है, तो ई समानुपाती टी के पावर 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 146 का कैट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। किसका नियम है, ये न्यूटन का शीतलन नियम है मेरे दोस्तों। किसका, बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का ठंडे होने की दर वस्तु तथा इसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसका नियम है, तो न्यूटन का शीतलन नियम है मेरे दोस्त। आगे देखते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब
ताप में अंतर बहुत ज़्यादा क्या हो ना हो। न्यूटन का शीतलन नियम तब लागू होगा जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तभी न्यूटन का शीतलन नियम लागू होगा मेरे दोस्त। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है मेरे दोस्त? डीवर हैं। कौन? डीवार लिखा हुआ है लेकिन डेवर होता है इसका राइट आंसर, डेवर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो संवहन, चालन एवं विकिरण से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? डॉग, यानी कि चालन, संवहन एवं विकिरण से। चलिए आगे चलते हैं। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। दिन के समय पृथ्वी जो है समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल की उस विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन का भी राइट आंसर मेरे दोस्तों वही हुआ था। क्या? पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। चलिए आगे चलते हैं। निम्न तापी इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होगा? तो किसमें बताए थे? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किसमें होगा? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, कपूर है, नेप्थिलीन है, अमोनियम क्लोराइड है कि उपयुक्त सभी है? तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ मेरे दोस्तों कपूर भी है, नेप्थिलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है। किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा मेरे दोस्तों, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है वह क्या कहलाता है? मैंने बताया था मेरे दोस्तों, इसी वीडियो में बताया था कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाए वो गलनांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा मेरे दोस्तों। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, जिस ताप पर कोई द्रव पाकर ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। द्रव ऊष्मा पाकर द्रव से अगर वाष्प में बदलता है तो क्वथनांक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? घट जाएगा। उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे चलते हैं। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। आगे चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो ऊष्मा का यूनिट कौन सा है मेरे दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जूल हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है मेरे दोस्तों? 273 केल्विन। बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन होता है। आगे चलिए। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए उसे क्या कहेंगे? जिस टेम्परेचर पर तरल जो है यानी कि द्रव अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए उससे हम लोग हिमांक बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव से अगर ठोस में बदल जाए तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। आगे चलिए। पानी का क्वथनांक कितना होता है? मैं बताया मेरे दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे चलिए। हिमीकरण यानी कि तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो एक्सपेंशन के कारण। किसके कारण? एक्सपेंशन के कारण मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा? पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर कितना हो जाएगा? तो 373 केल्विन हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी की जूल की डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है मेरे दोस्तों? डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ताप का बोल रहा है कि ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरे दोस्तों? देखिए ताप का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा यानी कि केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? केल्विन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा। क्या 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10 के पावर 2 जूल। कितना? 4.2 गुना 10 के पावर 2 जूल। आगे देखते हैं। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है। क्यों? अगर मिट्टी के बर्तन में हम कोई भरा जल रखते हैं उसमें तो ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि घड़े के छिद्र से जल बाहर आकर वाष्पित हो जाता है। क्यों? क्योंकि घड़े के छिद्र से जल बाहर आकर वाष्पित हो जाता है। आगे चलिए दोस्तों। 169 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसको गलनांक क्या होगा? बर्फ़ पर अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो उसको गलनांक क्या हो जाएगा? गलनांक उसको घट जाएगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? उसको गलनांक घट जाएगा। आगे बोल रहा है
कि ठोस से द्रव में पदार्थ को अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर ठोस से द्रव में पदार्थ बदलता है तो सब क्या कहेंगे? गलन कह जाएंगे, यानी कि गल जाता है तो इसलिए गलन हो गया। आगे चलते हैं। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। क्या? थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, क्यों? क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस विधि से उष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? किस विधि से उष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई करते हैं? तब विकिरण विधि से उष्मा हस्तांतरण रोकने के लिए। किस विधि से? विकिरण विधि से उष्मा हस्तांतरण को रोकने के लिए। आगे बोल रहा है किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं? किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विशिष्ट उष्मा हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों? जल में हो जाएगा। जल में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा होती है। चलिए आगे देखते हैं। दाब बढ़ाने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अगर ये अंदर से हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बढ़ेगा। आगे चलते हैं। आप द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप द्रव्यों को मिलाने से गलनांक घट जाता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? गलनांक घट जाता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के टेम्परेचर पर, कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, कि द्रव के संपूर्ण मात्रा पर, कि वायु दाब पर। तो वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करेगी? तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी मेरे दोस्तों वाष्पीकरण की दर। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी भी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर किस पर निर्भर करेगी? द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, कि द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, कि उपयुक्त सभी कारकों पर। तो बताते चले दोस्तों 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग, यानी कि सभी पर। द्रव के ताप पर भी निर्भर करेगा, वायु के ताप पर भी, और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी मेरे दोस्तों। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक बोल रहा है कि जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक जो है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 180 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्या होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। क्यों? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जो है बर्फ बनकर क्या होती है? जम जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? पहाड़ की चोटी पर अगर हम आलू पकाते हैं तो अधिक वहाँ समय क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊपर हम जैसे जैसे यहाँ से नीचे से हम ऊपर जाएंगे पहाड़ पर, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कमता जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। आगे बोल रहा है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर किस पर करता है? बाहरी ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, कि वायु पर, कि उपयुक्त सभी पर। तब मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। क्या क्या पर? बाहरी ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, और वायु पर भी। ठीक है मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? दाब अगर अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। आगे देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे मेरे दोस्तों। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कितना डिग्री पर उबलने लगेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। पहाड़ पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। पहाड़ पर पानी कितना? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर
ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पानी कब उबलता है? तो पानी कब उबलता है मेरे दोस्तों? तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। जल का स्थितीय वाष्प दाब जो है से वातावरणीय दाब के बराबर जब होगा तो पानी उबलना शुरू कर देगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है मेरे दोस्तों? तो 273.16 केल्विन। कितना? 273.16 केल्विन। आगे बोल रहा है, किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घट जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? घट जाएगा। आगे बोल रहा है कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? तो बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना? बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों? 536 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ़ की कितना बताएं? 80 कैलोरी पर ग्राम, और वाष्प का बोले तो 536 कैलोरी पर ग्राम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। भाप से अधिक हाथ क्यों जलता है? ये उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होती है मेरे दोस्तों? ज़्यादा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण भाप से अधिक हाथ जलता है। आगे देखते हैं, उष्मा गति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? उष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? ऊर्जा। उष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित क्या होता है? ऊर्जा होता है मेरे दोस्तों। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता जाता है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसी कारण हम लोग गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होते जाता है। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है। थर्मामीटर में आमतौर पर हम लोग पारा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है। किसमें? पारा में। पारा में उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो क्वथनांक वही रहेगा मेरे दोस्तों। क्या रहेगा? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक वही रह जाएगा। आगे बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पक जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कैसा है? एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? तो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। क्या? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल में यानी ठंडा के दिन में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज अगर हम पहन लेते हैं तो अधिक गर्म क्यों रख सकती है? क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है, इसी कारण हमें गर्म रख सकती है। दोस्तों 200 क्वेश्चन मैं आप लोग का अभी तक कराया, और पीछे भी 63 क्वेश्चन करा, तो 263 क्वेश्चन अभी तक करा दिया मेरे दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों तक आप शेयर जरूर करते रहें मेरे दोस्तों। आपका 1 मिनट का शेयर हमें मोटिवेशन बनाता है आगे वीडियो बनाने का। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो किसकी ऊष्माधारिता अधिक है मेरे दोस्तों? अभी मैंने बताया था जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। किसकी? जल की। आगे चलते हैं, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा यानी कि अचानक वृद्धि हो जाती है, यदि किसी भी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? तो अपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। क्या होगी? अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। आगे बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो है किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्घ्य वालों को। किसको? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को ब्लैक बॉडी अवशोषित कर सकती है। आगे बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होती है? जब किसी वस्तु को हम ठंडा करेंगे तब उसके अणुओं की चालकता क्या होगी मेरे दोस्त? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? तब उसके अणुओं की चालकता घट जाएगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, जब बर्फ़ के 2 टुकड़ों को एक साथ दबा दिया जाता है तो एक टुकड़ा बनाते हैं, तो घटना क्या कहलाती है? जब बर्फ़ के 2 टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो यह एक टुकड़ा बनाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? तब पूर्ण हिरमायन। क्या? पूर्ण हिरमायन कहलाती है मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पूर्ण हिरमायन।
केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना हो जाएगा? 273 डिग्री केल्विन। कितना? 273 केल्विन हो जाएगा मेरे दोस्तों। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु में मैंने बताया था आपको 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी का हिमांक बिंदु बोल रहे थे कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का हिमांक बिंदु और फ़ारेनहाइट में बोलता है तो कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए दोस्तों, आगे बोल रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल का वाष्पीकरण कहाँ होता है मेरे दोस्तों? तो समस्त तापमानों पर जल का वाष्पीकरण होता है। कहाँ? तो समस्त तापमानों पर होता है मेरे दोस्तों जल का वाष्पीकरण। आगे बोल रहा है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डॉट डॉट के कारण ठंडा रहता है। तो मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में भी ठंडा किसके कारण रहता है? तो वाष्पन के कारण। किसके कारण मेरे दोस्तों? वाष्पन के कारण। आगे बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फिर रेफ्रिजरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित है? तो एंडर सेल्सियस। वैज्ञानिक का नाम, उनका नाम क्या है? एंडर सेल्सियस। उन्हीं ने सेंटीग्रेड तापमान का माप का यूनिट दिया था। आगे चलते हैं। परम शून्य दाब की प्राप्ति डॉट डॉट होती है। परम शून्य दाब की प्राप्ति किस में होती है? तो -273 डिग्री के तापमान पर। कितना? -273 डिग्री के तापमान पर। क्वेश्चन मैंने पीछे कितना बार रिपीट कराया है। आगे है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा यानी कि हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया था मेरे दोस्तों। तो रदरफोर्ड लिखा है, रदरफोर्ड इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा हम ठंड महसूस करेंगे? तो साफ मौसम होने पर। क्या? साफ मौसम जब रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा ठंडा महसूस होगा मेरे दोस्तों। आगे क्या कह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ़ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ़ जो है क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब क्या होगा? तो बर्फ़ का अधिक भाग जल बन जाएगा। क्या होगा? बर्फ़ का अधिक भाग जल बन जाएगा मेरे दोस्तों। वो आगे बोल रहा है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है? तो मैं बताया था मेरे दोस्तों ऊष्मागति के कौन से नियम? तो प्रथम नियम से। इसी वीडियो में क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है। आगे बोल रहा है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होती है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन में मेरे दोस्त मैं बता दूं आपको, ऊष्मा अपरिवर्तित होती है। क्या? ऊष्मा अपरिवर्तित। ऊष्मा बदलती नहीं है, रुद्धोष्म परिवर्तन है मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है कि समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समतापीय परिवर्तन है कि ताप अपरिवर्तित रहता है। ताप अपरिवर्तित रहता है, उसको हम समतापीय परिवर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस क्रिया के कारण? तो वाष्पीकरण के कारण। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्या करती है? तो क्वथनांक को बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से क्यों पक जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होता है तो क्वथनांक को बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगी? अपेक्षाकृत कम ताप पर ही वस्तु में प्रवाहित हो जाएगी। वस्तु का ताप यानी कि टेम्परेचर सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप पर ही वस्तु में प्रवाहित हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को हम लोग कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक। आगे देखते हैं। 2 गोला समान आकार के समान पदार्थ से बने हुए हैं, तो एक ठोस एवं दूसरा खोखला है, तो दोनों को समान ताप तक हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो दोनों समान रूप से फैलेंगे। ये क्वेश्चन पीछे भी वीडियो में आया था मेरे दोस्तों। तांबे के चकती में छेद है, तो जब इसे हम गर्म करेंगे तो छेद का व्यास क्या होगा? तांबे के चकती में छेद है तो इसे हम गर्म करेंगे तो छेद का व्यास भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। आगे देखते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा अधिक सुग्राही होती है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा अधिक सुग्राही होती है। क्यों? क्योंकि द्रवों की अपेक्षा गैसों में प्रसार अधिक होता है। ये मैंने बताया था मेरे दोस्तों, गैसों में प्रसार अधिक होता है, फिर द्रव में उससे कम होता है, ठोस में सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
यदि एक द्विघातविक पट्टी को गर्म किया जाता है तो यह डॉट डॉट क्या होगी, तो यह उच्च ऊष्मीय प्रसार गुणांक की धातु की ओर मुड़ जाएगी। यदि एक द्विधात्विक पट्टी को हम गर्म करते हैं तो यह उच्च ऊष्मीय प्रसार गुणांक, किसमें, उच्च ऊष्मीय प्रसार गुणांक की धातु की ओर मुड़ जाएगी। जब हम पट्टी को गर्म कर देंगे तो उच्च ऊष्मीय प्रसार गुणांक की धातु की ओर मुड़ जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम किस में होगी, व्यास में होगी कि पृष्ठ क्षेत्रफल में होगी कि आयतन में होगी, घनत्व में होगी। जब एक लोहे की गेंद को हम लोग गर्म करते हैं तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम किस में वृद्धि होगी, तो आयतन में वृद्धि होगी। किस में, आयतन में अधिकतम वृद्धि होगी मेरे दोस्तों। आगे देखिए, किसी भी पिंड की ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, किसी भी पिंड की ऊष्माधारिता बराबर होता है पिंड का द्रव्यमान गुना पिंड के द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या, किसी भी पिंड की ऊष्माधारिता अगर निकालना है तो पिंड का द्रव्यमान गुना पिंड के द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है मेरे दोस्तों, कम हो जाएगी। यदि वायुमंडलीय दाब में वृद्धि कर देंगे तो भाप की गुप्त ऊष्मा कम होने वाली है। चलिए दोस्तों, 230 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब अपेक्षित आर्द्रता का मान ज़्यादा हो तो क्या है, हम बेचैनी महसूस करते हैं, हमें पसीना कम आता है, कि कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, कि सभी सही है। तब जब अपेक्षित आर्द्रता का मान ज़्यादा हो जाएगा तो इनमें से सभी, यानी कि हम बेचैनी भी महसूस करेंगे, हमें पसीना भी कम आएगा और कपड़े आसानी से सूखेंगे नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे क्या है, गमन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा घटती है, गमन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा घटती है, तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं दोस्तों, ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है, ताप मापने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर का। किसका, थर्मामीटर का मेरे दोस्तों। आगे है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया तो दोस्तों, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी भी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यदि किसी भी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता अधिक होनी चाहिए। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.156 जूल होता है। कितना, 4.156 जूल। आगे देखते हैं, पिंड के ताप की परिभाषा उष्मागति के कौन से नियम से मिलती है, तो पिंड के ताप की परिभाषा उष्मागति के कौन से नियम से मिलेगी, तो शून्यवां नियम से। कौन से नियम से, पिंड के ताप की परिभाषा उष्मागति के शून्यवां नियम से मिलेगी। आगे देखते हैं, आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग किसमें होता है, आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है वातावरण में जलवाष्प की मात्रा को मापने में। क्या, वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के मापन में होती है मेरे दोस्तों। आगे है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना अधिक क्या है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो वही बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना क्या होता है, तो अधिक खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक होती है मेरे दोस्तों भाप से जलना। आगे बोल रहा है कि पानी के वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होगी, तो पानी का गुप्त ऊष्मा कितना है बताए थे मेरे दोस्तों, 536 कैलोरी। कितना, 536 कैलोरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या कर रहा है, वह ताप जिस पर वायु के लिए दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है क्या कहलाता है, ओस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, ओस बिंदु। वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है, ओस बिंदु कहलाता है। क्या, ओस बिंदु। आगे बोल रहा है कि द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे, अवशीतन कहेंगे मेरे दोस्तों। क्या कहेंगे, अवशीतन कहेंगे। आगे देखते हैं, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा मेरे दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब जो है ना ऐसे जल के क्वथनांक को क्या कर देता है, तो बढ़ा देता है। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इसीलिए मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 245 का क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है। तो कुछ समय के बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट क्या होगा, तो अपरिष्कृत काला होगा। क्या होगा, अपरिष्कृत काला होगा। एक काला ऑप्शन चमकदार काला भी है, लेकिन आपको क्या मारना है, अपरिष्कृत काला हो जाएगा मेरे दोस्तों। बोल रहा है कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से इसकी ऊष्मा नष्ट होगी। बोल रहा है कि यदि गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से इसकी ऊष्मा नष्ट होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रख दिया जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से इसकी ऊष्मा नष्ट होगी। तो चालन से भी नष्ट होगा, संवहन से भी नष्ट होगा, विकिरण से और वाष्पन से भी नष्ट होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, तो घर्षण पर निर्भर नहीं करती है मेरे दोस्तों। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी द्रव की वाष्पन दर, किसी भी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करती है, द्रव के तापमान पर, कि चारों ओर के वायु के ताप पर, कि द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर, कि उपयुक्त सभी पर। तो ये बताया था मैंने क्वेश्चन को दोस्तों, किसी भी द्रव की वाष्पन की दर उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। द्रव के तापमान पर भी, चारों ओर के वायु के ताप पर भी और द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर भी। तो ये 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 249 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल जो है पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण जो है ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु नहीं, गर्मी की ऋतु में हमें बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त क्यों होता है, क्योंकि पंखा हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने की वाष्पन में वृद्धि कर देता है। हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने को वाष्प में वृद्धि कर देता है, इसलिए हमें सुख प्रदान होता है मेरे दोस्तों। 250 क्वेश्चन अभी तक मैंने इस चैप्टर से कराया है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और 1 मिनट का समय निकाल कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को सभी को सुलझा कर ही जाएंगे मेरे दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो में और बने रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या हो, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। हमें अधिकतम पसीना तब आएगा जब वायु का टेम्परेचर अधिक होगा और वह आर्द्र हो जाएगी। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। वायुमंडलीय द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप पर क्या होती है, तो वायुमंडलीय द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ क्या हो सकती है, तो बढ़ सकती है। वायुमंडलीय द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है। इसी कारण से अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होता है, इसीलिए किसान लोग अपने खेतों को पानी से भर देते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। क्या बोल रहा है कि एक मैकेनिक जो है एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब इसे क्या करे जाए, तो पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। पीतल का प्लग अगर ठंडा रहेगा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो तो इसकी अच्छी पकड़ होगी, यानी कि सही से बैठ जाएगा मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं 255 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन का शीतलीकरण नियम किसकी एक विशिष्ट स्थिति है। न्यूटन का शीतलीकरण जो है नियम किसकी एक विशेष स्थिति है, तो स्टीफन का नियम। किसका नियम, स्टीफन का नियम मेरे दोस्तों। आगे है रेफ्रिजरेटर का परिस्थितित्र यानी कि फ्रीजर, इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। किसमें,
क्यों लगाया जाता है? जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? तब विकिरण प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से? विकिरण की प्रक्रिया से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे जल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल में के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलिए। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है मेरे दोस्तों? घट जाता है। दाब अधिक होगा तो बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा मेरे दोस्तों। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा? तो गलनांक बिंदु के द्वारा। किसके निर्धारण द्वारा? तो गलनांक बिंदु के द्वारा प्राप्त की जाती है मेरे दोस्तों। आगे है। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसकी लकड़ी से अधिक गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि लोहा जो है सो ऊष्मा का क्या है? कुचालक है मेरे दोस्तों। क्या है? लोहा ऊष्मा का कुचालक है। इसी कारण लकड़ी से लोहा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आगे है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग किसको कर सकते हैं? तो ताप जुग्म का। किसका? ताप जुग्म का प्रयोग कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ऊष्मा विकिरण की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर की प्रसरण तरंगों के बराबर। तो ऊष्मा विकिरण की गति होती है मेरे दोस्तों प्रकाश के बराबर। किसके बराबर? ऊष्मा विकिरण की गति होती है प्रकाश के बराबर। आगे देखते हैं। किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वाष्पीकरण कहते हैं। किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलिए। परम ताप वह शुरुआती बिंदु कौन सा है? परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद हो जाती है? तो उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? परम शून्य ताप कहते हैं। कौन सा ताप कहते हैं? परम शून्य ताप। आगे क्या है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण के। किसके? सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को ब्लैक बॉडी अवशोषित कर सकती है मेरे दोस्तों। आगे चलिए। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्यूरी ताप कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? क्यूरी ताप कहेंगे। आगे चलिए। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? तो पारे का स्तंभ गिर जाएगा। क्या होगा? पारे का स्तंभ गिर जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा तीव्र ज्वलनशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाष्प की अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि ज़्यादा उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। दाब ... शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। दाब जो है ... शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। कितना? तो जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। दाब जो है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तो शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंच जाता है मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर पानी जो है से तरल भी रहेगा और ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है? तो कितना? 0 डिग्री सेल्सियस मेरे दोस्तों। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव भी रह सकता है और ठोस भी रह सकता है मेरे दोस्तों। आगे चलिए। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों? तो 273 घटाना होगा। जैसे कि मनुष्य का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 310 से हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस पर आना है तो हम लोग क्या करेंगे? 273 उसमें घटा देंगे। 310 में से 273 तो मनुष्य का सामान्य ताप नहीं निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों। क्या होगा? 273 हमको घटाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है मेरे दोस्तों? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एपल हो जाएगा। यानी कि
0 L के पावर 2 और T इनवर्स -2, m0 L के पावर 2 और T इनवर्स -2। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी मेरे दोस्तों? द्रव हो जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव हो जाएगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। क्या होती है? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। क्या? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन ऊष्मीय चालकता की इकाई होती है मेरे दोस्तों। आज हम लोग 325-30 क्वेश्चन के करीब में किया हूँ। क्या आप लोग के वीडियो पसंद आया? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1 मिनट का समय निकाल कर अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा 1 मिनट का निकाला गया समय हमें मोटिवेट करता है आगे और इसी तरह का वीडियो बनाने का।